राइट सो यूनिट 9 जो है उसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग और फोरकास्टिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम दो चीज़ें स्टडी कर चुके हैं, फंड्स फ्लो एनालिसिस, उसके साथ साथ कैश फ्लो एनालिसिस। तो उसको यूज़ करके हम कैश बजट को बनाएंगे और कैश बजट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर के लिए, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस यूनिट में हमने देखना है कि कैश बजट कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसकी फोरकास्ट सेल्स जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, कैश रिसीट्स और डिसबर्समेंट को कैसे एस्टिमेट करते हैं, ये चीज़ें हम कैश बजट के थ्रू देखेंगे। फिर हम फोरकास्ट करेंगे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, जो कि दो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं फ्यूचर के लिए, और देखेंगे कि प्रोबेबिलिस्टिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसका यूज़ कैसे हो सकता है फोरकास्टिंग में, और देखेंगे कि फर्म अपनी कंडीशन को कैसे इवेलुएट कर सकती है। ओके, जैसा कि ये कुछ पिछले 2 यूनिट से हम तो फ्लो ऑफ फंड्स जो है वो उसको स्टडी कर रहे थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे थे। अभी हम कैश फ्लो फोरकास्टिंग पे जाएंगे। तो ये एक ट्रेंड ऑफ टॉपिक्स है जिसको आप अंडरस्टैंड करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि व्हाट फंड्स आर एंड हाउ they can be divided into sources and uses, and that helps us basically to understand the inflows and outflows of cash flow, और उसकी बेस पे हम फिर कैश फ्लो फोरकास्टिंग करते हैं और एस्टिमेट्स बनाते हैं, और फ्यूचर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम एस्टिमेट करते हैं। ओके, कैश बजट क्या होता है और कैश फ्लो फोरकास्टिंग हम क्यों करते हैं? पहली चीज़ तो ये कि बिजनेस के पास जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लिक्विड एसेट है वो है कैश, और कैश की अवेलेबिलिटी जो है ये डिपेंड करती है बिजनेस के ऑपरेशंस को ठीक तरीके से रन करने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास रेडिली कैश अवेलेबल होगा तो अपने सप्लायर्स को पे करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करेंगे। इसके अलावा जो ओवरहेड्स हैं आपके वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, उनमें कैश यूज़ होगा। डेली बेसिस पे पेटी कैश अकाउंट जो है वो आपका चार्ज होता रहेगा, यूज़ होता रहेगा। तो कैश बजट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि बिजनेस एस्टिमेट कर सकता है कि ओवर द फ्यू वीक्स और मंथ्स हमें कैश में क्या चेंजेस नज़र आ रही हैं, कैश का इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, क्या कोई ऐसे स्पॉट्स तो नहीं है जहाँ पे हमारे पास वी आर डेफिसिट इन कैश, एंड टू फुलफिल दैट डेफिसिट वी माइट हैव टू गेन अ शॉर्ट टर्म लोन। वो बैंक से भी लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं बैंक का, या फिर बोरो कर सकते हैं किसी से शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो अगर तो उस बोरोइंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कई वजूहात से हो सकता है। आपके अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं वो टाइमली मैच्योर नहीं हो रहे, आपको अकाउंट्स पेबल के लिए पैसे जल्दी देने पड़ रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपकी ओवरऑल कैश की प्लानिंग है उसमें कोई आपका इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, और कैश जो है वो इजीली डिस्पर्स हो जाता है और उसकी कलेक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से बिजनेस कई दफ़ा प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने कैश बजट बनाना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डिटर्मिन करता है कि फ्यूचर नीड्स क्या होंगी बिजनेस की कैश के हवाले से, और क्या प्लान है फाइनेंसिंग करने का अगर कोई नीड्स ऐसी राइज होती हैं। जैसे कि कुछ सीजनल नीड्स भी हो सकती हैं कि ओवर द ईयर बिजनेस ठीक कैश को मैनेज करता है, लेकिन कुछ ऐसे आपके पास ऐसे मंथ्स होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो आपको कैश जो है उस रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन उन दिनों में आपके पास कैश की जो रेगुलर अवेलेबिलिटी है वो फुलफिल नहीं कर पाती डिमांड को, तो उस टाइम पे हो सकता है आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है उसको हासिल करें। तो उसके लिए पहले से प्लान डेवलप करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कैश एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। जैसे ही आप कैश बजट बनाएंगे, आप ट्वीक कर सकते हैं अपनी कैश की अवेलेबिलिटी को, कि किस टाइम पे एक्स्ट्रा कैश अवेलेबल होता है, उसको कैसे हम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ कैश से पैसे कमा सकते हैं, और कब हमारे पास कम कैश अवेलेबल होता है। तो इन बेसिक स्पॉट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उनके अकॉर्डिंगली आप बिजनेस की फाइनेंसिंग को जो है हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फोरकास्ट कैश फ्लो। अब बिजनेस क्योंकि सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब सेल्स के लिए काम कर, रेवेन्यू अर्न करने के लिए काम करता है, तो अपने रेवेन्यूज को फोरकास्ट करना सबसे पहला पॉइंट होता है अपने कैश फ्लो को फोरकास्ट करने का। क्योंकि हर चीज़ आपकी सेल से जुड़ी है। आप कितनी प्रोडक्शन करेंगे, कितनी लेबर की ज़रूरत होगी, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी,
और कितने आपको सिक्योरिटी के लोग चाहिए होंगे, आपकी बिजली कितनी इस्तेमाल होगी, टेलीफोन लाइंस कितनी इस्तेमाल होंगी, ट्रांसपोर्टेशन कितनी यूज़ होगी। हर चीज़ जो है वो सेल्स से जुड़ी हुई है। अगर सेल्स कम होंगी तो ये सारे अखराजात भी कम किए जा सकते हैं। अगर सेल्स ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली ये अखराजात भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपनी सेल्स का फोरकास्ट करें। अब सेल्स की फोरकास्ट 2 तरह से होती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। ठीक है? यूजुअली जो आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपको बताते हैं जी हमारे पास ये डेटा है सेल का, तो लास्ट पीरियड्स में जो अकाउंटिंग पीरियड्स हैं उनमें इस तरह से सेल्स हुई हैं, तो आप ये देख सकते हैं और इनकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं सेल्स प्रोजेक्शंस। तो आपकी जो हिस्टोरिकल सेल्स प्रोजेक्शंस होती हैं उनको आप क्रिटिकली देखते हैं। क्रिटिकली का मतलब ये है कि अच्छा जी पिछले तो अकाउंटिंग पीरियड में हमारी बड़ी सेल्स हुई हैं, लेकिन आप ज़रा गौर करें, क्या पता जून जुलाई का महीना था और आप टी शर्ट्स बेच रहे थे तो बहुत ज़्यादा बिकी, लेकिन आगे तो सर्दियाँ आने वाली हैं तो आपकी शायद उतनी सेल ना हो। तो आपने बिजनेस के जो सीजनल ट्रेंड्स हैं उनको भी देखना है। ठीक है ना? इसके अलावा प्रोडक्ट लाइंस को भी देखना है, किन प्रोडक्ट्स में आपकी सेल ज़्यादा है और किन में कम है। तो कंसोलिडेटेड सेल्स जो है उनको फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करके सब्सिडरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी देखते हैं। फिर आपने ये भी देखना है कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको सिंगल फोरकास्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और इंडिविजुअल लेवल पे हर एक सेल के फिगर को कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि जो फ्यूचर की फोरकास्टिंग हम करें वो रोबस्ट हो, इतनी रोबस्ट हो कि हम उसकी बेस पे बाकी प्लानिंग कर सकें। अब ये रही इंटरनल सेल्स फोरकास्ट। इसके साथ साथ एक्सटर्नल सेल फोरकास्ट भी होती है। अब आपकी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, उसकी सेल्स कितनी अच्छी होंगी, आप उनको कितना बेहतर बना सकते हैं, दीज आर इंटरनल मैटर्स। ये आपकी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ पे डेवलप करता है, कितने अच्छे से आप अपॉर्चुनिटीज़ को जो है कैपिटलाइज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक ओवरऑल इकोनॉमी भी है। जैसे कोविड-19 आ गया तो उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, नहीं काम चल रहा क्योंकि आजकल हालात ऐसे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड तो नहीं है? ठीक है, क्या इकोनॉमी बूम में होगी? क्या उसमें रिसेशन आएगा? आपका इन्फ्लेशन रेट कितना होगा? आपकी प्रोडक्ट को लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे? तो इंटरनल के साथ-साथ एक्सटर्नल सेल्स फोरकास्ट भी ज़रूरी होती है, और इसके बारे में आपको इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि इकोनॉमी कैसी रहेगी। ठीक है, वो प्रोजेक्ट करते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक एंड बिजनेस ट्रेंड्स क्या रहेंगे और उनका इफेक्ट आपकी फर्म पे क्या होगा। ठीक है, फिर आपका एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर कितना रहेगा, आपकी मार्केट में जो गुडविल है वो कैसी रहेगी, आपके बिजनेस पे जो इम्पैक्ट आएगा उसका आपके शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपकी करंट और न्यू प्रोडक्ट लाइंस कैसा काम करेंगी, इंडस्ट्री कैसी रहेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप जो है वो फोरकास्ट लेते हैं। फिर अगेन कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल प्रोजेक्शंस को देखा जाता है। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेल्स फोरकास्ट को यूज़ करके आप दोनों को यूज़ करके आप जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब डिसाइड करते हैं कि अच्छा हमारी सेल्स में इतने परसेंट इंक्रीज आ सकता है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ड अपॉन दोज सेल्स फिगर्स जो कि फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने ऑब्वियसली अपने आप को तैयार करना है। अगर आप ट्रेडिंग फर्म है तो आपने उतना इन्वेंट्री परचेज करनी है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो उतना रॉ मटेरियल परचेज करना है। So here is an example that Lisa Miller has finalized a cash flow forecast for the first 6 months of 2008. तो इसने जनवरी से लेकर जून तक जो है फोरकास्ट क्रिएट की है। अब इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक्सपेक्टेशंस ये है कि 90% ऑफ मंथली सेल्स विल बी क्रेडिट सेल्स, कि जो उसकी मंथली सेल्स हुआ करेंगी उसका 90% क्रेडिट सेल हुआ करेगा और 10% कैश सेल हुआ करेगा। अब जो 80% ऑफ द क्रेडिट सेल है, मतलब 90% का 80% जो है उसे 30 दिन में उसके पैसे मिल जाएंगे, सेल्स कलेक्टेड इन 30 डेज। लेकिन जो बाकी 20% है दैट विल बी कलेक्टेड इन 60 डेज। एंड आल्सो देयर इज अ बिग assumption कि कोई भी बैड डेट्स नहीं है, सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर कोई बैड डेट्स हों तो फिर उनको अकॉर्डिंगली हम डिडक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे assumption ये है कि कोई बैड डेट्स नहीं है। ठीक है, here's a hint, the cash flow forecast will be used in forecasting the financial statements। तो इस कैश फ्लो फोरकास्ट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फोरकास्टिंग में भी यूज करेंगे। ओके, सो उसने 6 महीने का जो अपना कैश की रिसीट्स का स्केड्यूल बनाया है, सेल से जो कैश रिसीव होगा वो आपके सामने है। इसमें ज़रा गौर से देखें कि फॉर एग्जांपल
यहाँ से अगर जनवरी से स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको पता है ना कि 60 दिन के बाद उसको 20% मिलता है। तो दैट मीन्स कि जनवरी में एक ऐसा 20% भी मिल रहा होगा जो कहाँ से बिलोंग करेगा, नवंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब जो नवंबर की सेल्स थी वो टोटल थी 214,000 डॉलर्स, और उनका जो 90% था वो क्रेडिट सेल था और 10% क्या था जी, कैश सेल। तो 10% कैश तो आ गया आपके पास, बाकी जो 90% आपके पास क्रेडिट सेल्स हैं उनका 80% जो है, उनका 80% कब आ रहा है आपके पास, 1 महीने के बाद। तो ये देखें 80% आपके पास 1 महीने के बाद आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इस महीने की भी सेल्स इसमें शामिल है। ठीक है, तो 30 दिन के बाद आपका 80% आ रहा है, राइट, और उसके बाद 60 दिन के बाद आपका 20% आ रहा है। इसी तरह जो दिसंबर की सेल्स है, जनवरी में उसका 80% जो है वो आएगा, और उसी का 20% आपको फरवरी में नज़र आएगा। तो इस तरह से अगले 6 महीने में जो टोटल सेल्स हैं, नंबर 1 उनको आप डिवाइड कर रहे हैं 90% क्रेडिट सेल्स में, 10% कैश सेल्स में, और फिर आप देख रहे हैं कि 30 डेज़ के बाद उन क्रेडिट सेल का 80% आ रहा है, और 60 दिन के बाद मतलब जनवरी वाला मार्च में आपको 60% नज़र आएगा। मार्च के अंदर ये देखें $31,000, ये कहाँ से बिलोंग करता है, जनवरी वाला है, 20% 2 महीने के बाद जो मिलता है। तो इस तरह जून तक आप सारी की सारी फोरकास्ट आपने कर ली। अब आपको टोटल सेल्स का पता है अगर, तो आप उसका क्रेडिट सेल्स भी निकाल सकते हैं 90%, 10% कैश सेल भी निकाल सकते हैं, और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस 90% का 80% कितना है जो 30 डेज़ के बाद मिलेगा जी, मंथ के बाद मिलेगा, और इस 90% का 20% कितना है जो कि 2 महीने के बाद मिलेगा। ओके, अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे कैश रिसीट्स की। अब आपने जो सेल्स करनी है वो चीज़ें खरीदनी भी तो है, उनको मैन्युफैक्चर भी तो करना है ना, या मैन्युफैक्चर करेंगे या इन्वेंट्री परचेज करेंगे, तो उसके लिए कैश डिस्बर्समेंट्स होंगी, मतलब आप कैश का आउटफ्लो होगा, आप कैश पे करेंगे। तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं और कैश डिस्बर्समेंट जो हैं परचेजेस के लिए, वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं कि दिसंबर में इतनी परचेज कर रहे हैं, जनवरी में इतनी परचेज कर रहे हैं, फरवरी में इतनी परचेज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक अजम्पशन है जी, वो ये कि आप 100% ऑफ द लास्ट मंथ परचेज जो है वो अगले महीने पे कर देते हैं। मतलब जिस दिन आप परचेज करते हैं, ठीक है, जिस दिन आप परचेज करते हैं उससे 30 दिन बाद आपने पैसे देने होते हैं, पेमेंट होती है आपकी। तो दिसंबर की पेमेंट आप जनवरी में करेंगे, जनवरी की पेमेंट फरवरी में करेंगे। देखें, जनवरी की पेमेंट फरवरी में हो रही है 35। इसके अलावा हर महीने आप जो आपकी लेबर है उसको वेजेस पे कर रहे हैं। ठीक है, बाकी भी आपके यूटिलिटी एक्सपेंस और दीगर एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है जी, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी आपने लिख लिए जो आपको इनकम स्टेटमेंट से भी आप उसको लिख सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कितने होंगे, और बेस्ड अपॉन प्रीवियस प्रोडक्शन प्लान्स आप ये भी फोरकास्ट कर सकते हैं आपकी वेजेस कितनी लगेंगी। तो यहाँ पे हर मंथ की हमने कैश डिस्बर्समेंट्स भी निकाल ली कि इतना कैश हमें देना पड़ेगा हर महीने। तो जनवरी से लेके जून तक हमारे पास आप देखें कि कैश डिस्बर्समेंट्स, पहले हमने कैश रिसीट्स और उसके बाद कैश डिस्बर्समेंट्स दोनों को कैलकुलेट कर लिया जनवरी से लेके जून तक। अब हम क्या करेंगे, जनवरी से जून तक जो हमारे पास टोटल डिस्बर्समेंट्स हैं प्लस जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन करनी है तो फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है आपने। ठीक है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिसमें वो मशीनें परचेज करते हैं आप जो आपकी कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, चीज़ें किसी मशीन पे बनानी है ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है उसकी जो प्राइस है। तो वो हमने देख लिया है कि जनवरी में हमें $70,000, फरवरी में 40,000, मार्च में हम कोई भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे। ठीक है, उसके अलावा क्या डिविडेंड पे करेंगे, जनवरी में नहीं पे कर रहे, फरवरी में भी नहीं पे कर रहे, मार्च में $9,000 जो है वो पे करेंगे। तो ये मिला के हमारे पास टोटल कैश डिस्बर्समेंट जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने की आ गई। अब देखें जी, ये हमारा कैश बजट बन रहा है जिसमें हमारे पास बिगिनिंग कैश बैलेंस है। ये बिगिनिंग कैश बैलेंस है कि अप्रैल में हमारे पास शुरू में कितने पैसे होंगे, मई में शुरू में कितने पैसे होंगे, और जून में कितने पैसे होंगे। हर महीने की बिगिनिंग वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और उसके बाद इस महीने हमारे पास कैश कितना आएगा।
और इस कैश फॉर एग्जांपल अप्रैल में हमारे पास नेगेटिव $17,000 होंगे, मतलब कि हमारे पास कैश जो है अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि हमारी जो बैलेंस है वो नेगेटिव में होगी। कैश हमने पे करना होगा, हो सकता है बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हो सकता है हमने लोन लिया, तो वो 17,000 होगा। तो उस महीने की अप्रैल की हमारी रिसीट्स कितनी है? 2,55,000, ठीक है, 255,000। तो उसके बाद कैश डिसबर्समेंट कितनी होगी? 219,000। तो हमारे पास पैसा इतना आ रहा है, ठीक है, और इतना जा रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट होगा $36,000। अगर आप देखें तो 17,000 तो हमने देना है, तो 36 हमारे पास पॉजिटिव था, तो हमारे पास कितना पैसा बच जाएगा इस महीने के आखिर में अप्रैल के एंड पे? $19,000। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अप्रैल का, मई का ओपनिंग बैलेंस वही होगा $19,000, राइट। उसके बाद मई की रिसीट्स देखेंगे, मई की कैश डिस्बर्समेंट देखेंगे और देखेंगे मई में नेट हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि ओपनिंग भी पॉजिटिव था, 19,000 पहले ही हमारे अकाउंट में पड़ा था और 67 ऐड हुआ इस मंथ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 86,000। नेक्स्ट मंथ उससे स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम कैश बजट क्रिएट करेंगे कि शुरू में हमारे पास कितने पैसे होंगे, कैश रिसीट्स हमारी कितनी है, डिस्बर्समेंट्स कितनी है, और हमारे पास एंडिंग बैलेंस कितना है कैश बजट में। तो जून के आखिर में क्या बैलेंस होगा ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो यही वो 92,000 की अमाउंट है जो कि आपकी बैलेंस शीट में आपने प्लग इन करनी है फोरकास्ट करते हुए। तो कैश फ्लो की एस्टिमेशन हम इस तरह से करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस कैश रिसीट्स such as change in the state of economy that influence consumer buying decision and pricing strategies। तो कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन पे भी और आपकी जो मार्केट में प्राइसिंग है उस पर भी काफ़ी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मतलब इकोनॉमी में ओवरऑल इंडस्ट्री कितना बूम कर रही है, इकोनॉमी में कितनी ज़रूरत है उन चीज़ों की, डिमांड सप्लाई फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस तो नहीं बढ़ रही, क्या रॉ मटेरियल की प्राइसेस महंगी होने की वजह से आपको प्राइस महंगी में ज़्यादा तो नहीं लेनी पड़ रही? ऑब्वियसली उससे आपकी सेल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपकी कैश रिसीट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह यही फैक्टर जो है आपकी कैश डिस्बर्समेंट पे भी इफेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ ये भी इम्पैक्ट करता है कि आपने सैलरीज कितनी बढ़ानी है, आपने नया कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कि नहीं करना, फिक्स एसेट्स परचेज करने हैं कि नहीं करने, आपने डिविडेंड देना है कि नहीं देना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो बेस्ड अपॉन मल्टीपल सिनेरियोज आप इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि 10% प्रोबेबिलिटी है कि आपकी सेल्स इतनी होगी, 10% इतनी, 40% प्रोबेबिलिटी है कि ये होगी, फिर 20% प्रोबेबिलिटी इतनी है, 20% इतनी है। तो आप प्रोबेबिलिस्टिक जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अपनी सेल्स की बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अपनी कैश बैलेंस की भी बना सकते हैं कि हमारा ज़रूरी नहीं कि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कैश एग्जैक्टली वही हो, मल्टीपल इकोनॉमिक सिचुएशंस में हमारा कैश फ्लक्चुएट करेगा। तो जनवरी में ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर हमारा कैश $42,000 रिसीव हुआ तो फिर क्या हम आर वी इन द गुड पोजीशन टू डील विद द फ्यूचर कपल ऑफ मंथ्स और नॉट, ठीक है। और अगर हमारा कैश अगर $78,000 हो जाए तो फिर हम कैश का क्या करेंगे? और अगर आपका कैश मतलब कम आ रहा है, आप डेफिसिट में जा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको फाइनेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास एक्सेस कैश आ रहा है तो एक्सेस कैश का क्या करेंगे? आप डिविडेंड पे करेंगे या फिर उसको बाकी कंपनीज की सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा प्लानिंग सोचनी पड़ती है आपने। इसी तरह जनवरी के साथ साथ फरवरी, अब मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, लेकिन इसके अलावा आपके पास स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। मतलब कि फरवरी में तो हमारे मोस्ट प्रोबेबली सेल्स ज़्यादा ही होती हैं, ठीक है। तो फिर आप एक उसके नेगेटिव स्क्यूनेस के साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ सिनेरियोज बनाए जा सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजर्स। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आखिर हमारे पास कैश की क्या सूरत हाल हो सकती है और उसके लिए हमें कैसे रेडी रहना है, ठीक है। तो this forecast, this estimate allow examination of the relevant factors which may generate uncertainty regarding future cash flows। इस uncertainty से आपने बचना है, क्योंकि अगर तो यहाँ पे पैदा हो गया लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क अगर यहाँ पे पैदा हो गया तो दैट मीन्स कि आपका बिजनेस अगर लिक्विड नहीं है, उसके पास कैश अवेलेबल नहीं है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे होगा?
आपकी शेयर प्राइस पे होगा, आपकी गुडविल पे होगा। तो मार्केट जैसे रिएक्ट करेगी, आपके बिजनेस का भी फ्यूचर वैसा ही होगा। ठीक है जी। तो enables मैनेजमेंट टू बेटर प्लान फॉर कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज वो सिचुएशन होती हैं जो कि इमर्ज हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है उनके साथ, प्रोबेबिलिटी अटैच्ड। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आप फिर तैयार रखते हैं कि आखिर ऐसी कंटीजेंसी में हमारे पास क्या होगा। इवन कंटीजेंसी फंड्स भी जो है वो भी रिजर्वायर्स भी क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें आप कैश के रिजर्वायर अपने पास रखते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता अचानक हमें कैश की ज़रूरत होती है तो वहाँ से ऐसे अकाउंट्स में से कैश निकालेंगे। लेकिन अगेन, the amount of cash that you put in the contingency fund, that is basically stagnant, that is over there, that is not in use of any kind of capital generation, उस पर आप कुछ कमा नहीं रहे होते। ठीक है। तो अब ये जो सारी स्कीम हमने अभी बात की है कैश फ्लो एस्टिमेशन की, तो कैश फ्लो एस्टिमेट करने के बाद आपके पास बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट रह जाती हैं, उनको भी आपने इसी तरह जो है वो फ्यूचर में बेस्ड अपॉन योर सेल्स फिगर्स जो हैं वो आपने एस्टिमेट करना है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में जो हमने रेशियोज का टॉपिक पढ़ा था, उसमें मुख्तलिफ किस्म की रेशियोज पढ़ी थी, वो बहुत हैंडी होता है। अगर आपको वो याद हो तो यहाँ पे आप बड़े इजीली जो है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको मिसिंग फिगर्स मिलेंगी आप उनको किसी ना किसी रेशियो से जो हिस्टोरिकल डेटा है उसमें से कैलकुलेट करके तो प्लग इन कर सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, दैट इज अबाउट एक्सपेक्टेड फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कि फ्यूचर कैसा होगा बिजनेस का। अब समटाइम्स जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही होती हैं, लेकिन फोरकास्टिंग करने के बाद पता चलता है कि फ्यूचर में आपको कहाँ कहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लोज या फिर नेगेटिव वैल्यूज या फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। तो वो अलार्मिंग सिचुएशन अगर कोई पैदा हो रही हो तो वो नज़र आ जाती है आपको। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा रोल जो है वो है मैनेजर्स के लिए बजटिंग करना, कि आखिर कहाँ पे कितने फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने क्रिटिकली फ्यूचर में देखना है कि इन एक्सपेंसेस को हमने जिस जैसे तैसे भी है कम रखना है, ताकि हमारा जो बाकी का नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो बजटिंग के हवाले से काफ़ी फ़ायदा होता है इसमें। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें इनकम स्टेटमेंट पहले। तो एग्जांपल ये है कि लिसा मिलर जो है इस फोरकास्टिंग द इनकम स्टेटमेंट फॉर 2008। शी एस्टिमेट्स द सेल फॉर द 6 months एंडेड जून will be 1.222 मिलियन। तो 1.222 मिलियन की सेल्स को एक्सपेक्ट कर रही है। तो इन सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो उसने एस्टिमेट की है एवरेज निकाल के 2005 से 2007, मतलब 2006 और 2007 जो है 2 साल की पिछले उनकी एवरेज लेके, तो उसने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स की एवरेज थी अमाउंट, मतलब दोनों सालों की ऐड करके 2 पे डिवाइड करके उसने वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एवरेज ले ली है। इसी तरह उसने बताया सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने होंगे। पीछे भी कैश फ्लो में भी वो 34,000 ही एक्सपेक्ट करती आई है, तो अभी भी वो यही एक्सपेक्ट कर रही है। और ये ज्यूम किया जा रहा है कि टैक्स रेट जो है वो 40% के करीब होगा। तो जो आप टैक्स पे करेंगे वो 40% होगा। कैश डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट। तो जो आपके कैश डिविडेंड्स हैं जो जैसे आप देते आए हैं वैसे ही देंगे, और आपके जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑन एवरेज वही हैं जो पहले आपने दिए। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको पिछली इनकम स्टेटमेंट से ही लेनी है, बिकॉज वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर उसकी इंक्रीज़ का कोई या डिक्रीज़ का कोई रेट अवेलेबल होता कि 10% इंक्रीज़ हो रहा है या 8% डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके तो वो वैल्यू निकालते। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनकम स्टेटमेंट में आपके पास जो सबसे पहली फिगर आ रही है जो उसने एस्टिमेट किया है उसकी सेल एस्टिमेशन से, वो क्या है जी, वो है 1.222 मिलियन डॉलर्स ऑफ सेल्स, नेट सेल्स, ये नेट सेल्स है। ठीक है, उसके बाद उसमें से उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो निकाली है। ये कैसे निकाली है, उसने पिछले सालों की एवरेज ले ली है। ठीक है, 3 सालों की एवरेज ली है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया नेट सेल के साथ। ठीक है, तो नेट सेल का तकरीबन 70 समथिंग जो है वो उसका परसेंटेज बनता है। तो वो $865,000 बनता है। तो आपके पास जब आप नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स को डिडक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बच जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसमें से आप सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं,
बिकॉज इसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं पिछले 6 महीनों के साथ, तो पर मंथ 34,000 हमारी एवरेज आ रही है। तो 6 महीने का अगर हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो $204,000 जो है ये हमारे एक्सपेंसेस बन रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एबिट, जो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। तो इसमें से आपको पता है कि पहले हम इंटरेस्ट को डिडक्ट करते हैं, और इंटरेस्ट उसने आपको बताया कि ये जैसा पहले लोन लिया हुआ था उस पर इंटरेस्ट जैसे पहले दे रहा था वैसे ही देना, कोई नया लोन नहीं लिया जिस पे हम नया इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 29,000 इंटरेस्ट था उसके पिछली स्टेटमेंट में, तो वही हमने कैरी डाउन किया है। तो इसके बाद क्या बचेगा जी, अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हमने टैक्स निकालना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 124 को, आपको पता है 40% पे, तो 1 माइनस 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ये अमाउंट आ जाएगी। और उसके बाद ये है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब उसने बताया कि डिविडेंड भी उसी रेट पे चलेंगे जैसे वो पहले देता रहा है। तो यहाँ पे डिविडेंड की कैलकुलेशन उसने की है कि अराउंड 19,000 जो डिविडेंड्स हैं वो 6 मंथ्स में उसने दिए। तो हम 19,000 इसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो नेट इनकम है उसका वो हिस्सा जो हम रिटेन करेंगे वो $55,000 है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं जो कि डिविडेंड, कैश डिविडेंड डिस्पर्स करने के बाद आपके पास बच जाएंगी, जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी अपनी इक्विटी में। ठीक है, तो ये फोरकास्ट किया है इनकम स्टेटमेंट। इसी तरह हम बैलेंस शीट को फोरकास्ट करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि जो जून के मंथ के एंड पे हमने कैश जो है फोरकास्ट किया था $92,000, यही हम यूज़ करेंगे बैलेंस शीट को फोरकास्ट करने के लिए। सबसे पहला एसेट हमने वहाँ से लिया है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल। अब देखें, जो अकाउंट रिसीवेबल 100% जून के हैं और मई के 20% है। आपको पता है ना कि नेट सेल्स में 10% आपको मिलता था कैश, और बाकी 90% क्या था, जो आपका क्रेडिट सेल्स में था। तो पिछले महीने का 10% और इस महीने का 90%, ये 100% जून का अकाउंट रिसीवेबल हो गया, और मई का 20%। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो महीना है उसका 20% भी तो रिमेनिंग है ना। तो आपके पास टोटल कितना हो गया, ये आप कैलकुलेट करेंगे अगर कैश के बजट में से, तो वो ये 222,000 जो है वो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स में आएंगे। अब इन्वेंट्रीज अब देखें, यहाँ पे रेशियोज का जो है ना वो फ़ायदा होता है कि इफ़ यू रिमेंबर, तो इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशियो जो है वो आपको क्या था जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, राइट। तो अगर आप एवरेज इन्वेंट्री पिछली इन्वेंट्री से जो है वो मालूम करें, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप इनकम स्टेटमेंट से ले लें, और आपके पास अगर आपने यहाँ पे इन्वेंट्रीज को मालूम करना है, तो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर दिया गया है, तो उसको यूज़ करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट से लेंगे, तो 2 वैल्यूज प्लग इन करने के बाद तीसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि है 692,000। ओके, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस वैसे ही कैरी डाउन किए हैं जैसे पहले थे। क्यूमुलेटेड टैक्स प्रीपे में भी वो बता रहा है, कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहा है एक चीज़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, 1,10,000 का। ये नए उसने फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं, और जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी चार्ज की है, 69,000। तो ये जो पिछली इसकी, आपको पता है कि बुक वैल्यूज कैरी डाउन होती हैं बैलेंस शीट में, तो हम फिक्स एसेट्स में ऐड करेंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसके बाद डेप्रिसिएशन को क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड करेंगे, तो हमारे पास नेट फिक्स एसेट्स का ये बैलेंस आएगा। और बाकी उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी, क्योंकि उसने कोई नई इन्वेस्टमेंट के बारे में भी नहीं बताया, कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स भी परचेज नहीं किए उसने। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बैलेंस शीट में कितनी आएगी, 2036,000, यानी कि $2.036 मिलियन जो है वो हमारे पास बैलेंस शीट की वैल्यू आएगी। इसी तरह हम लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे देखेंगे कि नोट्स पेबल के बारे में उसने बताया कि प्रीवियस बैलेंस लेस अमाउंट पेड डाउन। तो 30 दिन के बाद वो पैसे देता है। तो जून में हमारी जो परचेजेज हुई हैं उसके पैसों के अलावा, ठीक है, बाकी जो पेबल्स हैं वो हमने पे कर दिए। ठीक है, तो नोट्स पेबल हमारे पास $226,000 आएंगे। अकाउंट्स पेबल 50 आएंगे, क्योंकि जून की परचेजेस के अकाउंट्स पेबल हैं वो 50,000 है। Accrued taxes में वो बता रहा है there is no change in accrual, so we don't have to see accrued liabilities because there is no change. So आपके पास current liabilities है, उनका टोटल आ गया उसके पास
अब देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए उसने बताया कि डिक्रीज इन अनपेड वेजेस सैलरीज, okay, but there is no sign of increase in long term debt, so we gonna leave it as it is. पिछली बैलेंस शीट से ये अमाउंट आएगी, जो हमारी इक्विटी है वो भी सेम रहेगी क्योंकि कोई नया शेयर इशू नहीं किया। हाँ, एक चीज़ चेंज हुई है कि जो हमारी इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स है जो पीछे हमने देखी उसको हम ऐड करेंगे, जो हमारी पुरानी रिटेन्ड अर्निंग्स है उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल इक्विटी है वो आ जाएगी। इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के बैलेंस को ऐड करने के बाद हमारा बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेस्ड अपॉन द कैश फ्लो एस्टिमेशन एंड सेल्स एस्टिमेशन, जो हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है उसको फोरकास्ट करते हैं। ठीक है जी, सो रिव्यू दिस नाउ सिंस दिस यूनिट कंक्लूड्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड द फोरकास्टिंग व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। सो अपने आप को रिव्यू करें, सबसे पहले क्लियर करें कि फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपकी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से बनाएं। उसके बाद अंडरस्टैंड करें कि कैसे कैश बजट जनरेट करते हैं, कैश रिसीट्स और कैश डिस्बर्समेंट्स जो हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनमें कौन कौन सी assumptions हैं जिनको जानना ज़रूरी है। उसके बाद बेस्ड ऑन दोज सेल्स फिगर्स कैसे आप फोरकास्ट करेंगे कैश डिस्बर्समेंट्स और रिसीट्स को, और उनसे रिटेन्ड अर्निंग कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद, और फिर उसके बाद आप बैलेंस शीट कैसे क्रिएट करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल प्रोवाइड यू the activity for this chapter, plus I will provide you an assignment for this chapter, plus there will be an Excel tutorial जिसमें आप Microsoft Excel में इन्हीं statements को forecast कर सकेंगे। ठीक है, तो do follow all these, और उसके बाद अपनी assignment जो है उसको पढ़ें, जो deadline है उसमें आपने submit करवानी है, and we gonna definitely have a quiz from this chapter, both a theoretical one and a numerical one. ठीक है, because there is a lot of theoretical concepts which are gathered up in this chapter, so make sure you're trying to work hard and geared up for every aspect of this chapter. All right, thank you very much.